डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स फीमेल जो कि 29 जून को हुआ था। और इसमें हम लास्ट सेक्शन करेंगे। एक्चुअली इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था लास्ट है, बट एक और डिसिप्लिन है इसमें, डिसिप्लिन नंबर 9, सो इट विल बी लास्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ। डिसिप्लिन 9 सेक्शन 9 ऑफ डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स फीमेल। फर्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिन 9 का, द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड एज। तो देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दो मिरर होते हैं, हम एक लाइट रे को इस पर इंसिडेंट करवाते हैं, फिर यहाँ पर एक लाइट का होता है रिफ्लेक्शन और एक लाइट का होता है रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के वापस आती है तो हमें अब दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स मिल जाती है, मतलब दो इंटरफेरेंस करवाने के लिए एटलीस्ट हमें दो सोर्सेज चाहिए, दो लाइट सोर्स चाहिए। तो वो हम अगर डिफरेंट बल्ब को इस्तेमाल करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी या कोहेरेंट नहीं होगी। तो कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक्सटेंड मोनोक्रोमेटिक सोर्स। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ईच फ्रेजनल हाफ पीरियडिक जोन कितना होता है। देखो, एरिया का फॉर्मूला जनरली होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो जोन बनते हैं वो इस तरह के सर्कुलर बनते हैं। अब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। देखो, पहली बात तो ये कि एरिया की यूनिट जो होती है डायमेंशन एल स्क्वायर होता है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका डायमेंशन सिर्फ एल आएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका डायमेंशन सिर्फ लैम्डा की वजह से सिर्फ एल आएगा। अब बचा हमारे पास ये दोनों ऑप्शन। तो देखो, यहाँ पर क्योंकि सर्कल में पाई आ रहा है तो हम पाई वाला कंसिडर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पाई लैम्डा बी। वैसे भी आप ध्यान रखना, एरिया का जो फॉर्मूला होगा फ्रेजनल जोन में वो रहेगा पाई लैम्डा बी। नेक्स्ट है, फॉर वेव मोशन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो आपने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, हाफ के ए का स्क्वायर, के ए का स्क्वायर। तो के यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो जो टोटल एनर्जी है वो ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। वैसे तो कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहती है, लेकिन निर्भर किस पे करेगी, डिपेंड किस पे करेगी, एम्पलीट्यूड कितना, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा टोटल एनर्जी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फॉर द स्केलेरा ऑफ द आई बॉल ऑफ ह्यूमन। देखो, आप जब भी किसी की आंखों में देखते होंगे तो आंखों में आपको क्या दिखता है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं, आपको एक सफ़ेद कलर का प्लेट दिखती होगी जिसको श्वेत पटल भी बोलते हैं, श्वेत पटल। ठीक है, तो स्केलेरा, ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्केलेरा आई बॉल का। तो ये क्या करती है, इसके पीछे जो लेंस होता है आंखों के पीछे और रेटिना होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब कि उसकी रक्षा करती है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और ये फाइबर की बनी होती है और इससे लाइट पास नहीं होती। ये जो बीच में पार्ट आप देख रहे हो, आयरिस और कॉर्निया, इससे तो लाइट पास हो जाएगी, लेकिन जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है उससे लाइट आर पार नहीं होती। तो ये एक तरह का ओपेक मीडियम होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ एन ओपेक फाइब्रो इलास्टिक कैपुला। तो ये तो बात ठीक है इसके लिए। इट इज़ सॉफ्ट। देखो, सॉफ्ट नहीं होता, ये थोड़ा हार्ड होता है। आप देख सकते हैं, कोई भी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कभी आंखों में कोई कीड़ा आ जाता है या कुछ गिर जाता है, धूल आ जाती है, तो पीछे वाले पार्ट को बचा लेता है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट मतलब कि यहाँ पर गलत है, तो यही हमारा आंसर भी होगा। थर्ड ऑप्शन है, इट विथस्टैंड द इंट्रोक्यूलर प्रेशर इन द आई। तो जाहिर सी बात है, प्रेशर को भी मतलब अंदर जो पार्ट होता है उसको बाहर के प्रेशर से बचाता है। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ आई। वही बात है, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा झेल पाता है तो अंदर जो कोई पार्ट है वो उसको बचा करके भी रख पाएगा। तो ये सब आप स्केलर जब नोट्स बना रहे हो तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लेना और लिख लेना कि इट इज़ नॉट सॉफ्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IC-LM380। तो एक तरह का ये जो IC-LM380 है, एक IC होती है, इंटीग्रेटेड चिप मतलब, और ये एक ऑडियो एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं इसको, एम्पलीफायर की तरह। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है IC-LM380 का। इट हैज़ इंटरनली फिक्स्ड गेन ऑफ 50। तो ये बात सही है। आउटपुट इज आल्सो शॉर्ट सर्किट प्रूफ। तो जो आउटपुट होता है उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो उसको दिक्कत नहीं होगी। इट कैन वर्क ऑन वाइड रेंज ऑफ सप्लाई फ्रॉम। ये भी बात ठीक है, ये एक वाइड रेंज तक काम करता है। टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन इज हायर देन 0.2%। देखो, इसमें डिस्टोर्शन बहुत कम होता है, इसलिए इसको नॉइज एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं।
तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो यही हमारा आंसर भी होगा, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोऑर्डिनेट का कितना होता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा 1.38। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजोल्विंग पावर कितना होता है फेवरी पेरोट इंटरफेरोमीटर का। देखो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन में डेल लैम्डा, ठीक है, यानी कि चेंज इन लैम्डा स्मॉल वेवलेंथ। तो जो फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर होता है उसकी रिजोल्विंग पावर होती है 4πh cos r रूट एफ अपॉन में 4.147। तो ये आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए जिन क्वेश्चंस में कुछ समझाने का चीज़ है वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें तो आपको एज इट इज नोट्स बनाने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशिएटर सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आर इनपुट ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बाय। पहले मैं आपको बताता हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ट्रायंगल टाइप है ओप एम्प, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये तो यहाँ पर होगा हमारा वी आउटपुट और दो इनपुट होंगे इसमें। अब जब इनपुट यहाँ पर है तो इनपुट को हम डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्ट करते हैं किसी एक रेजिस्टेंस के, यहाँ पर जनरली रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएटर चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या होगा, हम ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, एक्चुअली इसको तो आरएफ बोलेंगे, वैसे ये लीड आरएफ होता है। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं आर, और लेट से इसको हम कर देते हैं ग्राउंड, और यहाँ पर वी इनपुट देंगे। तो इस सर्किट आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आर फीडबैक की जगह अगर कैपेसिटर लगा देता हूँ, कैपेसिटर, तो मैं इसको आप एज्यूम करना कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी ये बिहेव करेगा एक इंटीग्रेटर की तरह, ठीक है। और डिफरेंशिएटर में क्या फर्क हो, बस ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी हम पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर जो आपका इनपुट, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, इस इनपुट रेजिस्टेंस की जगह पर हम कैपेसिटर लगा देंगे। तो अगर मैं डिफरेंशिएटर का डायग्राम बनाऊं, तो अब इनपुट पर हमने कैपेसिटर लगा दिया है, उसको इन्वर्टिंग यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम करेंगे ग्राउंड, और इनपुट ये कैपेसिटेंस आ गया, और यहाँ पर अब हम फीडबैक रेजिस्टेंस देंगे जिसको हम आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, वी आउटपुट। तो इसमें ये पूछा था कि डिफरेंशिएट सर्किट अगर आपको बनाना है तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस को किस चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप ये देखें यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस था, उसको हमने किस से रिप्लेस कर दिया, कैपेसिटर से। तो इन सब में सही आंसर क्या होगा, कैपेसिटर। नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट रीचिंग द डिटेक्टर इज गिवन बाय। देखो आपने मेलस लॉ पढ़ा होगा, वही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मेलस लॉ, जो कि आपको ये बताता है कि अगर कोई लाइट रे किसी एक पोलराइजर से जब पास होती है तो इंटेंसिटी में कितना चेंज आता है। एक्चुअली जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो एंगल पर डिपेंड करती है, बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर एक्सिस पर डिपेंड करेगी। तो डिपेंड करती है आई नॉट, मतलब आई होता है कोस स्क्वायर थीटा पर डिपेंड करता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख लो कि कौन सा, देखो साइन स्क्वायर तो नहीं आएगा, और कोस स्क्वायर के आगे एक, क्योंकि इधर देखो आप इंटेंसिटी मेजर कर रहे हो तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ना, यहाँ पर तो कोस का कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। साइन स्क्वायर आता नहीं, तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है मेलस लॉ। नेक्स्ट है, जो ल्यूलोड मिरर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है एक एक्रोमेटिक फ्रिंजेस। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ सुटेबल डिफरेंस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड लिलोड मिरर फ्रिंजेस। इन दोनों में मतलब आपको बता रहे हैं कि कौन सा सुटेबल डिफरेंस नहीं है। तो पहला, इन बाइप्रिज्म द फ्रिंजेस आर सर्कुलर बट इन लिलोड्स मिरर फ्रिंजेस आर ओवल इन शेप। तो ये बेसिकली डिफरेंस नहीं होगा इसमें। बाकी देख लेते हैं, द सेंट्रल फ्रिंज इन बाइप्रिज्म इज लेस शार्प देन इन द लिलोड्स मिरर। तो ये बात ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन बाइप्रिज्म द कंप्लीट पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड। ये बात सही है। इन लिलोड्स मिरर ऑर्डिनरी ओनली अ फ्यू फ्रिंजेस आपको मिलती है एक साइड पर। इन बाइप्रिज्म द सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है, जबकि लिलोड्स मिरर में ये डार्क होती है सेंटर वाली। तो आप इनको एज ए स्टेटमेंट लिख लेना, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सही नहीं है, दोनों को रिलेट नहीं कर पा रहे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एट वेरी सेंटर ऑफ रेटिना, रेटिना मतलब जहाँ पर आपकी इमेज बनती है, इज ए स्मॉल येलोइश डिप्रेशन। तो वहाँ पर एक स्मॉल मतलब बहुत छोटा सा येलो कलर का डिप्रेशन होता है, जिसको हम फविया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल। अब ये कौन सेल क्या होती है, तो कौन सेल मतलब जिसकी वजह से हम कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं या कलर देख पाते हैं, उनको कौन से बोलते हैं। जबकि जो रोड्स होती हैं,
वो हमें बताती है इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ओनली कॉन्स। नेक्स्ट है द होल कोफिशिएंट ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर। पहली बात तो होल कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहता है, और इसकी वैल्यू रहेगी कॉपर के लिए -0.55 वोल्ट मीटर क्यूब पर एम्पियर पर टेस्ला। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस पैरामीटर एसोसिएटेड विद वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे आप जीना डार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जीना डार्ट एक वोल्टेज रेगुलेटर होती है, तो आपको बताना है कि कौन सा परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं है वोल्टेज रेगुलेटर का। पहली बात तो जब आप ऐसे डिवाइस को यूज़ कर रहे हो जो वोल्टेज रेगुलेटर है, तो एक वाइड टेम्परेचर रेंज में उसको काम करना आना चाहिए, वो सक्षम होनी चाहिए ताकि वो एक वाइड टेम्परेचर रेंज में काम कर सके। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो पा रही है। तो पहली बात तो टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, और अगर मान लीजिए कोई भी करंट आ रहा है तो उसमें जो रिपल फैक्टर है उसको रिमूव करना चाहिए, रिपल्स को। तो इसमें देख लेते हैं, पहला है लोड स्टेबिलिटी। तो लोड स्टेबिलिटी का इससे कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, रिपल रिजेक्शन होना चाहिए, और इनपुट को रेगुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू सर्किट कन्फिग्रेशन। तो इनमें से कौन सा एक टाइप एम्पलीफायर का नहीं है आपको बताना है। तो देखो हम इसमें ग्राउंड कलेक्टर होता है, ग्राउंड एमिटर भी होता है, और ग्राउंड बेस भी होता है, लेकिन बेस एमिटर कोई ऐसा एम्पलीफायर नहीं होता है। नेक्स्ट है मेटल में रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का कैसे डिपेंड करता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी मेटल है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये आपस में बहुत जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, तो उससे जो इनका मेन रिलैक्सेशन टाइम है ना वो कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। मतलब अब वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि उनको अब रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, और जब रिलैक्स करने का टाइम मिल ही नहीं रहा है तो उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो हमारा सही आंसर होगा डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज नहीं है बताना है। तो पहली बात तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, इससे डिस्टोर्शन रिड्यूस हो जाता है, और इट इंक्रीजेज द इनपुट इम्पिडेंस को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर गेन, लेकिन ये बैंड विड्थ को डिक्रीज नहीं करता है, मेंटेन रखता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द सेंट्रल मैक्सिमा इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न इज डैश टाइम ब्राइटर देन इन द सिंगल स्लिट पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल मैक्सिमम इन डबल स्लिट पैटर्न इज डैश टाइम्स बिगर ब्राइटर देन दैट इन सिंगल पैटर्न। तो वो उसका 4 टाइम्स होता है एक्चुअली, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट है द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सर्कुलर एपर्चर कंसिस्टिंग ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स विद अ सेंट्रल ब्राइट डिस्क। तो जो फर्स्ट डार्क रेंज होगी वो कब अपेयर होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी के इक्वल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग्स ऑफ न्यूटन रिंग इज। देखो nth ब्राइट जो डायमीटर होगा वो एक्चुअली n पर डिपेंड करता है, किस तरह से, तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा 2n-1 पर, मतलब रूट आएगा 2n-1, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट। और अगर मैं कंप्लीट फॉर्मूला बताऊँ nth के लिए तो वो होता है 2n-1 2 लैम्डा आर। और अगर आप डार्क के लिए पूछे, डार्क के लिए डायमीटर क्या होगा, तो उसके लिए डायमीटर होगा रूट में 4n लैम्डा आर, यानी कि डार्क के लिए जो डायमीटर होगा वो रूट n पर डिपेंड करेगा, जबकि ब्राइट के लिए वो डिपेंड करेगा रूट 2n-1 पर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1।